गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का सेरेमिक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस सेशन में हम जुलाई मंथ का करंट अफेयर, पूरा नहीं इकोनॉमी वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट करेंगे। आर्थिक समसामयिकी, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, 4-5 पेज का कंटेंट है, लगभग 30-40 मिनट में कवर हो जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में देखें तो एक आध स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना और एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम, ये स्कीम्स कवर करेंगे। इंडेक्सेस हैं और इंडेक्सेस के बाद कुछ छोटी मोटी न्यूज़ है वो साथ साथ में कवर करते चलेंगे। स्टार्ट करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं एक इम्पॉर्टेंट स्कीम के साथ। देश की जो केंद्र सरकार है, उन्होंने अपने देश के किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चला के रखी थी, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और पारंपरिक कृषि योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और पीएम किसान योजना और मानधन योजना। इस तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं। तो इन सब योजनाओं को और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नई योजना लेके आए हैं। इन सब योजनाओं को इंटीग्रेट कर दिया है उस योजना में और नाम दे दिया है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। जो प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य कृषि योजनाएं हैं वो 2025-26 बजट में अनाउंस हुई थी और आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर ये अनाउंस की गई थी। आपको पता होगा, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया था बहुत पहले। क्यों चलाया था? उन जिलों का विकास करना जिसमें लीस्ट डेवलपमेंट है, उसी आधार पर इसको रिलीज किया गया है। मतलब उन जिलों का विकास करना जिसमें एग्रीकल्चर एस्पेक्ट्स में लीस्ट डेवलपमेंट है, मतलब कि कृषि से संबंधित विकास उसमें कम हुआ हो। इस तरह का विकास, जैसे उत्पादकता वहाँ पे कम हो, कृषि की घनता कम हो, तीव्रता कम हो और वहाँ पे ऋण वितरण कम दिए जाते हो। यही 3 पैरामीटर चुने गए हैं इस योजना में। एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चर इंटेंसिटी, तीव्रता, सघनता, और लोन क्रेडिट्स यानी कि ऋण वितरण, यानी लोन डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ भी कह सकते हो आप, फाइनेंशियल असिस्टेंट, वहाँ पे ऋण वितरण कम होता है। तो ये 3 पैरामीटर्स चुने गए हैं। जिन जिलों में ये सब कुछ, इन सब की कमी है, उन जिलों को चुना गया है और इनका यहाँ पे कृषि के एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट किया जाएगा। तो इस योजना में कुल मिला के जो अभी चल रही हैं 36 योजनाएं हैं, उनको इंटीग्रेट किया गया है और 11 विभाग या मंत्रालय, कुछ भी कह लो आप, 11 विभागों की, मंत्रालयों की 36 योजनाओं को एक योजना में इंटीग्रेट कर दिया है। अब इस इंटीग्रेशन के हिसाब से एक नया प्लान बनाया जाएगा, एक नई योजना बनाई जाएगी। हर एक जिले की अलग अलग योजना बनाई जाएगी, क्योंकि हर जिले की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। कहीं पे कुछ अलग परिस्थितियां हैं, कहीं पे ऋण वितरण कम होता है, कहीं पे उत्पादकता की कमी है और कहीं पे इंटेंसिटी की कमी है, कहीं पे सिंचाई की सुविधा कम है, कहीं पे हाँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से अलग अलग दिक्कतें हैं। तो अपनी एक यूनिक डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से एक यूनिक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे की योजना, इन सबको इंटीग्रेट करके नया प्लान बनाया जाएगा, उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये सब कुछ किया जाएगा इस योजना में। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा ये समझ लेते हैं। इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 3 लेवल पे होगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि स्पेस बन जाए यहाँ पे समझाने के लिए, या फिर इधर समझ लेते हैं ना इसको नोट में। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन यानी कि क्या लिखते हैं इसको, कार्यान्वयन। कार्यान्वयन कैसे होगा इसका? 3 लेवल पे, मतलब कि 3 स्तरीय कार्यान्वयन होगा। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे कार्यान्वयन इसका होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर जिले में जिला समिति बनाई जाएगी, जिसका नाम दे दिया जाएगा जिला कृषि धन धान्य समिति। ठीक है, 100 जिले इसमें चुने गए हैं, 100 जिलों में विकास किया जाएगा, तो कम से कम 100 समितियां बनेगी। ये तो सेल्फ अंडरस्टूड है। तो 100 ऐसी जिला धन धान्य कृषि समिति बनाई जाएंगी। उसके बाद स्टेट लेवल पे जो है वो संचालन समूह कार्य करेगा। संचालन समूह जो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटियां काम कर रही हैं उनको ऑपरेट करने का काम करेगा, उनमें समन्वय बिठाने का काम करेगा। ठीक बात। और नेशनल लेवल पे एक निगरानी समूह बनाया जाएगा। निगरानी समूह, ये जो निगरानी समूह है ये निगरानी करने का काम करेगा इनका, कि प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं चल रहा है, स्कीम सही दिशा में जा रही है या नहीं जा रही है। कैसे करेगा निगरानी? एक और फीचर इसमें ऐड किया गया है, मतलब कि इसमें डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया गया है, यानी कुछ ना कुछ डिजिटल करने वाले हैं। तो ये जो नेशनल लेवल पे निगरानी समूह है, ये निगरानी समूह निगरानी किस तरीके से करेगा? ये डैशबोर्ड, यहाँ पे डैशबोर्ड के माध्यम से यहाँ पे रैंकिंग रिलीज की जाएगी हर जिले की।
रैंकिंग रिलीज़ की जाएगी। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इंडेक्सेस रिलीज़ होते हैं, उसी तरीके से इंडेक्सेस में रैंकिंग रिलीज़ होती कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से। इसमें भी कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से रैंकिंग रिलीज़ होगी हर ज़िले की। कौन से पैरामीटर? बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, लगभग 117 इंडिकेटर्स के हिसाब से ये रैंकिंग जारी होगी। 117 संकेतक, संकेतक इंग्लिश में बोले तो KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स 117 लिए गए हैं। ठीक बात। और क्या डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया गया है? किसानों को ना यहाँ पे ऐप दी जाएगी, एक किसानों को ऐप दी जाएगी, उसमें उनकी जो रीजनल लैंग्वेज है, स्थानीय भाषा है, जो भी भाषा में वो आसानी से समझ सकते हैं, उस भाषा में उनको सोल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे कि कहाँ पे इस योजना को अवेल करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कोई कृषि से संबंधित समस्या है तो उसका क्या हल है, वो सारे सोल्यूशन उस ऐप में डिजिटली उनको प्रोवाइड किए जाएंगे रीजनल लैंग्वेज में, यानी उनकी स्थानीय भाषा में। तो इस तरीके से डिजिटल इकोसिस्टम को भी बढ़ावा दिया गया है और इस योजना में समावेशन को भी बढ़ावा दिया गया है। समावेशन, किस तरह का समावेशन, किस तरह की इंक्लूसिविटी? हर राज्य से एक जिला जरूर लिया जाएगा, इसमें एक जिले का चयन किया जाएगा। टोटल 100 जिले हैं, मैंने बताया आपको, टोटल 100 जिलों का चयन किया जाएगा और उसमें विकास किया जाएगा एग्रीकल्चर एस्पेक्ट से। तो हर राज्य से कम एक जिले को तो लिया ही जाएगा। तो इस तरह से ये योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। एक बात, इसकी अवधि कितनी है? 6 वर्ष की अवधि है, 6 वर्ष के लिए चलाई जा रही है, 6 ईयर, यानी कि 2025-26 में अनाउंस हुई थी, 2030-31 तक ये योजना चलाई जाएगी। और क्या बताना रह गया? खर्चा कितना आने वाला है इसमें? एक्सपेंसेस कितना है? 24,000 करोड़ रुपए का टोटल इसमें खर्चा आने वाला है। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाई, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें तो लगभग कवर हो चुकी है इसमें प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना से रिलेटेड। आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है, 6 वर्ष इसकी अवधि है, 100 जिलों को चयन किया जाएगा, कम उत्पादकता, कम फसल सघनता, कम ऋण वितरण के आधार पर चयन किया जाएगा। 11 विभागों की या 11 मंत्रालयों की 36 योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। जिला धन धान्य समिति हर जिले में बनाई जाएगी, वो इस योजना को अंतिम रूप देगी। उसके बाद निगरानी डैशबोर्ड रिलीज किया जाएगा, रैंकिंग रिलीज की जाएगी 117 संकेतकों के आधार पर। ठीक बात। और कृषि सघनता में थोड़ा सा शायद आपको कृषि क्रॉप इंटेंसिटी क्या होती है इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर हो सकता है ये नहीं पता। प्रोडक्टिविटी तो आपको पता है, उत्पादकता मतलब कि कितना वो उत्पादन कर रहा है वहाँ पे पर हेक्टर के हिसाब से, जो कितना इनपुट दे रहे हो कितना आउटपुट आ रहा है, ये उसकी उत्पादकता हो गई। ऋण वितरण तो इसमें समझाने की है। सघनता मतलब होती है बहुत सारी क्या बोलते हैं उसको, क्रॉप सीजन्स होते हैं ना, जैसे रबी सीज़न हो गया, खरीफ का सीज़न हो गया, जैसे जायद का सीज़न हो गया। तो हर सीज़न में आप एक खेत में कितनी फसल लगा रहे हो। कुछ होते हैं जो सिर्फ रबी के सीज़न में लगाते हैं, कुछ होते हैं जो खरीफ के सीज़न में, जायद के सीज़न में ही लगाते हैं। तो उसको सघनता कहते हैं कि नंबर ऑफ क्रॉप्स कितनी है आपके एक खेत में, एक कृषि ईयर में। इस चीज़ को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक बात। आई होप आपको समझ आ गई और याद होगी। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे चलते हैं, योजना पे चलते हैं, वो है आपकी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अपने श्रम और रोजगार मंत्रालय है, उन्होंने एक योजना को मंजूरी दे दी है। योजना की घोषणा तो पिछले साल ही हो गई थी, 2024-25 का जब बजट अनाउंस हुआ था तभी इसकी घोषणा हो गई थी, और इम्प्लीमेंट यानी मंजूरी इसको अभी मिली है। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इसका नाम है। रोजगार के आधार पर इंसेंटिव दिया जाएगा। एक योजना आपको पता होगी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाई गई थी पहले। जो कंपनी जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी उस हिसाब से उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। इंसेंटिव का मतलब होता है फाइनेंशियल असिस्टेंट, यानी कि आपको वित्तीय सहायता दी जाएगी। ठीक बात। इस योजना का क्या काम है, नाम से समझ में आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव। एम्प्लॉयमेंट से लिंक करते हुए, यानी कि रोजगार से लिंक करते हुए आपको वित्तीय सहायता दी जाएगी। यानी कि जो कंपनी जितने ज़्यादा रोजगार दे रही है उतने ज़्यादा उसको वित्तीय सहायता दी जाएगी। मतलब इसका उद्देश्य क्या है, रोजगार को बढ़ावा देना। किस तरीके से सहायता दी जाएगी, क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, ये देखते हैं अब। लगभग जैसे यहाँ पे 2 तरीके से सहायता दी जाएगी। 2 भाग हैं इस स्कीम के, भाग ए और भाग 2। चल जा, हाँ, भाग ए और भाग 2। पहली बार जो काम पे लगे हैं, यानी वो कर्मचारी जिनको पहली बार जॉब पे लगे हैं उनको सहायता दी जाएगी। ठीक है। और नियोक्ताओं को सहायता दी जाएगी। नियोक्ता बोले तो कंपनी वाले जिन्होंने
हायर किया है, जिन्होंने रोजगार दिया है, वो होते हैं नियोक्ता। ठीक है, कैसे? जो पहली बार काम पे लगे हैं वो कर्मचारी को यहाँ पे कितने रुपए दिए जाएंगे? लगभग 15,000 रुपये दिए जाएंगे। 15,000 रुपये, 15,000 रुपये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे, लेकिन इससे कम दिए जा सकते हैं। जैसे किसी कर्मचारी की सैलरी है 10,000 रुपये, तो उसको 10,000 रुपये दे दिए जाएंगे, 11 है तो 11, लेकिन अगर 16,000 रुपये है तो 16,000 नहीं देगी सरकार, सिर्फ 15,000 देगी। तो 15,000 मैक्सिमम लिमिट है। उसके बाद कैसे देगी? 2 इंस्टॉलमेंट में ये दिए जाएंगे, 2 इंस्टॉलमेंट में। 2 इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट तो कब? जब आप काम करते करते 6th मंथ, आप 6 महीने आपके पूरे कर लेंगे, आपकी जॉब लगी और आपने 6 महीने पूरे कर लिए, तो तब आपको ये दी जाएगी। 1 मिनट, हाँ खुला है। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे देंगे, और सेकंड इंस्टॉलमेंट कब देंगे? जब 12 महीने आपको पूरे हो जाएंगे वहाँ पे काम करते करते, 1 साल लगभग पूरा हो जाएगा। उसी के साथ साथ आप वहाँ पे एक प्रोग्राम चलाया जाएगा, फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, यानी कि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, उसको अटेंड कर लेंगे तो आपको, और 12 महीने पूरे हो जाएंगे तो आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट दे दी जाएगी। तो ये 2 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे 15,000 रुपये, जो भी आपकी मासिक आय है उसके बराबर के पैसे। ठीक बात। 6 महीने में क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कुछ कुछ लोग होंगे थोड़ा सा चालाकी करेंगे कि हायर किया, उनको 15,000 रुपये या जो भी इंस्टॉलमेंट मिलनी है और वो जॉब छोड़ के चले जाते, तो ऐसा थोड़ी ना होगा, आपको वहाँ पे टिक के काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको पैसे मिलेंगे। ये बात हो गई। अभी नियोक्ता यानी कि कंपनी को कितने मिलेंगे? तो कंपनी को मिलेंगे अलग अलग स्लॉट्स हैं, इसके भी 3 स्लॉट हैं, 10,000, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, मैक्सिमम 3,000 रुपये मिलेंगे। तो ये किस हिसाब से मिलेंगे, एक बार इसको देख लेते हैं, कंपनी को कैसे मिल रहे हैं। इधर है क्या, मैंने लगा रखा है क्या? हाँ ठीक है, कंपनी को मिलने हैं, अगर आपने ऐसे कर्मचारी को हायर किया जिसको आप 10,000 रुपये मंथली सैलरी दे रहे हैं, तो कंपनी को मिलेंगे 1,000 रुपये, एक बारी मिलेंगे ये। ठीक है, एक पर्सन पे, एक रोजगार पे, एक कर्मचारी पे, मतलब अगर आपने किसी ऐसे कर्मचारी को रोजगार दिया जिसको आप सैलरी दे रहे हो 10,000 से 20,000 के बीच में, तो कंपनी को मिलेंगे 2,000 रुपये। ठीक बात। और अगर आप ऐसे कर्मचारी को नौकरी दे रहे हो जिसको जिसको आप सैलरी दे रहे हो 20,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक की, तो कंपनी को मिल जाएंगे 3,000 रुपये। ठीक बात। यानी कि इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसकी जो पात्रता है, मतलब कि कौन बेनिफिशियरी होंगे जिनकी मंथली इनकम 1,00,000 रुपये तक की होगी। तो 1,00,000 से कम वाले बेनिफिशियरी होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। और 1,00,000 से ज़्यादा वाले बेनिफिशियरी होंगे क्या? बेनिफिशियरी नहीं होंगे। जिनकी मंथली इनकम 1,00,000 रुपये है उतने तक ही ये बेनिफिशियरी, यानी कि लाभार्थी जो है, जो कर्मचारी है, उनके ऊपर ही ये इंसेंटिव दिया जाएगा। तो कंपनी को 3 स्लैब्स में इंसेंटिव दे रहे हैं, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये और 3,000 रुपये। ठीक बात समझ में आ गई। और क्या बताने वाली बात है, कर्मचारी को तो हम जो उसकी मासिक आय है उसके बराबर दे रहे हैं, और मैक्सिमम आपको 15,000 ही दिए जाएंगे। सेकंड इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, यानी कि 2 इंस्टॉलमेंट में ये दिए जाएंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 6 महीने वहाँ पे काम कर लेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको 12 महीने हो जाएंगे, प्लस आप कंप्लीट कर लेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम, वहाँ पे तब दिए जाएंगे। ठीक बात। और इसका उद्देश्य है रोजगार को बढ़ावा देना। एक और बात बतानी रह गई कि यहाँ पे जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेट करती है उसके लिए स्पेशल इंटेंसिव है। अदर सेक्टर से जो रिलेट करती है, अदर क्षेत्रों से जो रिलेट करती है कंपनीज, उनको तो यहाँ पे इंसेंटिव 2 साल तक दिया जाएगा। ठीक है, हर एक कर्मचारी के ऊपर 2 साल तक। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेट करती है उस कंपनी को इंसेंटिव 4 साल तक दिया जाएगा। तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार को बढ़ावा देना। और कौन सी सेक्टर की कंपनी में रोजगार को बढ़ावा देना, या कौन से क्षेत्र के रोजगार को ज़्यादा जनरेट करना चाहती है? ये स्कीम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है। ठीक बात समझ में आ गई होगी। कब हुई थी ये? 1 जुलाई को पोस्ट हुआ था ये चीज़, और इसमें खर्चा कितना है? 99,446 करोड़ रुपए, 99,446 करोड़ रुपए इसका है। 3.5 करोड़ जॉब्स को जनरेट करना इसका लक्ष्य है। 3.5 करोड़ रोजगार सृजन करें, जिसमें से 1.92 करोड़, सही बोल रही हूँ क्या मैं? इसमें नहीं लिखा है, हाँ लिखा है 1.92 करोड़ जो है वो बेनिफिशियरी होना चाहिए जिनको पहली बार रोजगार मिल रहा है। एक बात।
तो ये योजना आपकी कंप्लीट होती है। इसके सारे मैंने आपको बता दिए हैं फैक्ट्स। और कुछ रह गया है इसमें बताना, कब अनाउंस हुई थी? 2024-25 के बजट में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ये लेके आए थे। 2 वर्ष के लिए लेके आए हैं। 99,446 करोड़ रुपए इसका जो है बजट है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 4 वर्ष तक इसको बेनिफिशियरी मतलब वो वित्तीय सहायता दी जाएगी। 2 इसके घटक हैं, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक बात। आगे चलते हैं अगली योजना पे। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, पीएम विकास योजना एक मंत्रालय है, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, यानी कि माइनॉरिटी से रिलेटेड योजनाएं हैं। इस योजना में क्या किया गया है कि जो ऐसे स्टूडेंट जो माइनॉरिटी वर्ग से संबंधित है, अल्पसंख्यक वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो, और अल्पसंख्यक वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो भी कारीगर हैं वो, उन लोगों को स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो रोजगार पा सकें या फिर अपना खुद का रोजगार लगा सकें। ठीक बात। और क्या किया गया है इसमें? इस योजना को लाया गया है और इस योजना को स्किल इंडिया मिशन जो चल रहा है, स्किल इंडिया मिशन के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है, उसी के साथ इसको मर्ज कर दिया गया है। स्किल इंडिया मिशन के साथ के तहत एक पोर्टल चल रहा था, स्किल इंडिया पोर्टल। उस पोर्टल में ये सारी जानकारी अवेलेबल है कि आपको यहाँ पे रोज़गार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये लाभार्थी आप इस तरह से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपकी स्किल से रिलेटेड रोज़गार अवेलेबल है, वो सारे यहाँ पे इनको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी स्किल इंडिया पोर्टल पे, जो किससे रिलेटेड है? स्किल इंडिया मिशन से रिलेटेड। बहुत सारी जो पहले योजनाएं चल रही थी माइनॉरिटी के लिए चला रखी थी, सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद और हमारी धरोहर, ये 5 योजनाएं पहले से चल रही थी, इन सबको इंटीग्रेट कर दिया गया है इसमें, और एक नई योजना लेके आए हैं, पीएम विकास योजना। विकास से फुल फॉर्म ये है विरासत का संवर्धन योजना। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने चलाया है। कौशल प्रशिक्षण देना और महिला उद्यमिता यानी कि फीमेल इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। इसमें और ज़्यादा थोड़ा डिटेल में चेक करें तो चलते हैं अपन ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसमें क्या चीज़ दी गई है पीएम विकास योजना के ऊपर, ये इसका ओवरव्यू यहाँ पे दिया गया है। इसमें 2-3 एक घटक है। एजुकेशनल सपोर्ट दिया जाएगा। एक तो नई मंजिल जो योजना चला रखी थी वो एजुकेशनल एस्पेक्ट्स के हिसाब से एस्पेक्ट से चला रखी थी। जिन महिलाओं की या जिन लोगों की, जिन विद्यार्थियों की शिक्षा छूट जाती है बीच में, तो 8वीं 10वीं 12वीं इन सब यहाँ पे इनको शिक्षा दी जाएगी। ओपन स्कूलिंग द्वारा यहाँ पे एजुकेशन से फिर से जोड़ा जाएगा। ठीक बात। और कोई सा इसका घटक है? इतना डिटेल में वैसे पूछेगा नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर स्किल कंपोनेंट वाला एक घटक है इसमें। स्किल कंपोनेंट यानी कि आपको आप जो काम करते हैं पहले से, अगर आपके पास कोई स्किल है एक तो उसको एनहांस किया जाएगा। एक और दूसरा घटक है इसमें कि आपको कुछ नहीं आता, शुरुआत से ही आपको स्किल सिखाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि आपको उस स्किल से रिलेटेड जो भी मार्केट में अवेलेबल जॉब्स हैं उनके साथ आपको लिंक किया जाए, अटैच किया जाए एंटरप्राइजेस के साथ और इन सब के साथ। पारंपरिक हस्तशिल्प को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। जो कारीगर पहले से कुछ पारंपरिक हस्तशिल्प जानते हैं उनके यहाँ पे स्किल्स इम्प्रूव की जाएगी, उनको तकनीकी सहायता दी जाएगी, उनको बेटर इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। और यहाँ पे महिलाओं को चुना जाएगा, कुछ एक महिलाओं को जिन्हें कुछ घंटों की, मतलब कि यहाँ पे इसमें दे रखा है कि नहीं वो चीज़ नहीं दे रखी है, हो सकता है इसका दूसरा कंपोनेंट हो, उनमें कुछ घंटों का यहाँ पे ये है वुमेन लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप, इसमें भी देना तो चाहिए। हाँ दे रखा है। यहाँ पे महिलाओं को का चयन किया जाएगा और उन्हें 120 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मॉड्यूल्स। इंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उनके नेतृत्व का विकास किया जाएगा। 120 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी और 60 घंटे की भी तो ट्रेनिंग दी गई थी, वो कहाँ है? चलो कोई बात नहीं। 120 घंटे की ट्रेनिंग नेतृत्व का उनमें इंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता का विकास करने के लिए, और एक 60 मतलब कि 60 आवर्स की ट्रेनिंग दी जाएगी यहाँ पे उनमें। ये तो उद्यमिता का विकास के लिए, उसमें नेतृत्व का कैसे विकास करना है उनमें इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, ताकि वो आसपास की जो और महिलाएं हैं और उनका नेतृत्व कर सके, उनको आपस में जोड़ सके और सेल्फ हेल्प ग्रुप बना सके या फिर स्वरोजगार को बढ़ावा दे सके, अपना एक ग्रुप बना सके और कुछ भी अपना स्वरोजगार से रिलेटेड संचालन वो अपने काम को कर सके, उनकी इनकम जनरेट हो सके। इस तरीके से इसमें
प्रावधान किए गए हैं। चलते हैं अपन अपने अगली योजना पे। ये योजना समझ में आ गई होगी, याद होगी। स्किल इंडिया मिशन के साथ इसको क्रियान्वित किया जाएगा। जो पहले की सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद, हमारी धरोहर, इन सब योजनाओं को इंटीग्रेट करके एक नई योजना लेके आए, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन यानी कि पीएम विकास योजना। कौन सा मंत्रालय? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। IIIT कोट्टायम से ये इसकी शुरुआत की गई, इसको अनाउंस किया गया था। IIIT कोट्टम केरल में बेस्ड है। ठीक है, आगे चलते हैं। आदि कर्मयोगी बीटा संस्करण कार्यक्रम। केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय ने एक आदि अन्वेषण सम्मेलन का आयोजन किया था नई दिल्ली में, तो उसमें इस योजना को अनाउंस किया गया था। आदि कर्मयोगी बीटा जनरेशन योजना नहीं है, कार्यक्रम है। क्या किया जाएगा? इनका कहना है कि वो अधिकारी, वो जो प्रशासनिक अधिकारी और कुछ लोग हैं, कुछ वॉलंटियर या जो कुछ पायनियर्स हैं, उनका एक कैडर यानी कि उनका एक समूह बनाया जाएगा जो कि समर्पित है इस तरह के काम करने के लिए। बहुत ज़्यादा समर्पण से वो जनजातीय इलाकों में काम करने के लिए समर्पित है। उनका एक कैडर, उनका एक समूह बनाया जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी इस तरीके से कि जनजातीय वर्ग के लोगों के लिए जो भी योजना सरकार ने चला रखी है पहले से, उसको प्रॉपरली इफेक्टिवली उन इलाकों में जाके वो इम्प्लीमेंट करें। इसके लिए ये योजना लेके आए हैं। कौन सी योजनाएं चला रखी है? PM जनमन योजना है, PM जनमन योजना है, और धरती आबा करके भी एक योजना थी, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना, इस तरीके से थी। तो PM जनमन योजना, धरती आबा योजना, इन सबको बाकी योजनाओं को इंटीग्रेट करके और प्रॉपरली इन सब योजनाओं को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया, जिसमें उन अधिकारियों का चयन किया जाएगा जो दूर इलाकों में जाके, रिमोट लोकेशन पे रहते हैं, ट्राइबल्स पीपल जो है, ट्राइबल्स पीपल, सही है, हाँ, जनजातीय लोग, उनमें इसको वहाँ पे जाके विकास किया जाएगा। कम से कम कितना लक्ष्य रखा गया है? 1 लाख जनजातीय गांवों और बस्तियों तक पहुँच को बढ़ाना। 1 लाख जनजातीय गांव और बस्तियों तक जाया जाएगा। वहाँ पे किस चीज़ की कमी है ये देखा जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, स्कूल, अस्पताल, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब कुछ। ठीक बात, आगे चलते हैं। इसी से रिलेटेड यानी कि जनजातीय वर्ग से रिलेटेड उनको और सशक्त करने के लिए एक और पहल की शुरुआत की गई है जिसका नाम दिया है तलाश पहल। ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल एंड सेल्फ एस्टीम हब। नाम से पता चल रहा होगा स्कीम में क्या करने वाले हैं। ट्राइबल एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? आपकी अभिरुचि क्या है, ठीक बात। लाइफ स्किल्स यानी कि जीवन कौशल, और सेल्फ एस्टीम, आप अपना अनुसरण करें, आप अपने आप को पहचाने की कि आप में क्या स्किल है। एप्टीट्यूड आपकी अभिरुचि क्या है, और लाइफ स्किल यानी कि जीवन कौशल उसमें विकसित किया जाएगा। उनको, किनको? ट्राइबल कम्युनिटी से, मतलब जनजातीय समूह से जो विद्यार्थी संबंध रखते हैं उनको यहाँ पे जीवन कौशल सिखाया जाएगा, लाइफ स्किल सिखाई जाएंगी। उनमें आत्मविश्वास को बढ़ाना, उनमें सामयिक बुद्धिमत्ता यानी कि कॉग्निटिव इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। उनकी करियर काउंसलिंग की जाएगी कि आप में क्या स्किल्स हैं, आप कहाँ जा सकते हैं, आपको कौन सा करियर परस्यू करना चाहिए कि आपको ज़्यादा सक्सेस मिले, तो करियर काउंसलिंग की जाएगी। हायर एजुकेशन में उनका एनरोलमेंट को बढ़ावा दिया जाए, वो कोशिश की जाएगी, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं वो हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा परस्यू नहीं कर पाते। कुछ ना कुछ उनकी पारिस्थितिकी नहीं कह सकते, कुछ ना कुछ उनकी स्थिति कुछ ऐसी होती है कि उनको बीच में पढ़ाई अपनी छोड़नी पड़ती है, या तो क्योंकि ज़्यादातर पुअर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो परिवार के काम में हाथ बटाने के लिए वो छोड़ देते हैं। शादी हो जाती है महिलाओं की तो वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ड्रॉप आउट रेट ऑन एन एवरेज अगर देखें डेटा के अनुसार, तो ड्रॉप आउट रेट जो है सबसे ज़्यादा ट्राइबल कम्युनिटी में आपको देखने को मिलती है। ड्रॉप आउट क्या है? जो बीच में स्कूल जो है वो छोड़ देते हैं। तो ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा थी, तो ये सब कुछ कम करने के लिए, उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम लेके आए हैं, तलाश पहल लेके आए। इसमें एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसमें हॉस्टल, ऐसा विद्यालय खोले गए थे जहाँ पे हॉस्टल भी है, वहीं पे स्टूडेंट्स रहेंगे और उनको कक्षा 6 से 12वीं तक की वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। तो उन स्कूलों का चयन किया जाएगा, उन स्कूल्स में जो टीचर्स वहाँ पे पढ़ाते हैं उन टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि आप जो है इन बच्चों का में कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, इनकी करियर काउंसलिंग करें, इनको जीवन कौशल लाइफ स्किल सिखाएं।
इनकी क्या अभिरुचि है, इनको कौन सा करियर परस्यू करना चाहिए, ये सब कुछ उनको प्रोवाइड करें। तो इसमें शिक्षकों को जो एकलव्य विद्यालय में पढ़ाते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपके यहाँ जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको आप इस तरीके से मेंटरशिप प्रोवाइड कीजिए। किसकी साझेदारी में? यहाँ पे नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट और यूनिसेफ से शुरू किया गया है। यूनिसेफ एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट है जो शिक्षा को बढ़ावा देने की, पुअर्टी कम करने के लिए, कुछ ऐसे सोशल और इकोनॉमिक बेसिकली सोशल डेवलपमेंट के काम करने के लिए एक समर्पित योजनाएं हैं। थोड़े न्यूज़ में भी थी थोड़े दिन पहले, ट्रम्प जी ने इससे यूनिसेफ से एग्जिट कर दिया था। यूनिसेफ से नहीं किया था एक्चुअली, यूनेस्को से किया था वो तो, ठीक है, यूनेस्को से किया था, याद आ गया। चलो, प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास, बाइंड योजना, एक और नई योजना लेके आए हैं। कौन लेके आया है? नाम से पता चल रहा है, प्रसारण यानी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। बाइंड मतलब कि ब्रॉडकास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट। क्या होगा इसमें? देश में जितना भी ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि एफएम रेडियो ट्रांसमिशन और डीटीएच और सेटअप बॉक्स, जिनसे भी ब्रॉडकास्टिंग होती है मतलब, तो वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा। उनकी जो रीच है, जहाँ जहाँ तक वो ब्रॉडकास्टिंग पहुँच सकती है, जैसे एफएम रेडियो है, आप एफएम चलाते हैं कहीं पे, तो आपकी जैसे शहर में है आप तो बढ़िया रेंज मिलती है, थोड़ा सा दूर जाते हैं शहर से बाहर या इधर उधर जाते हैं तो वो मच्छर आने लग जाते हैं, रेंज नहीं मिलती है। तो इस तरीके से इसके कवरेज को बढ़ावा दिया जाएगा, एफएम रेडियो के कवरेज को। ऑल इंडिया रेडियो हमारे यहाँ तो सबसे ज़्यादा वही चलता है, तो उसका कवरेज को बढ़ावा दिया जाए। डीटीएच जो है उसकी क्वालिटी को इन्हांस किया जाए। जो एफएम में जो भी कंटेंट ये लोग देते हैं रेडियो वाले, उनके कंटेंट्स को इम्प्रूव किया जाए। जैसे कि आप बहुत सारी ब्रॉडकास्टिंग होती है एफएम्स में कि कोई सोशल इशू चल रहा है तो उसके ऊपर वहाँ पे बातचीत की जाती है, कोई नई योजनाएं वगैरह ये सरकार क्या कर रही है लोगों के लिए, ये सब कुछ का भी वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। और बहुत सारे आपके हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें भी बताई जाती है, कुछ ऐसी ब्रॉडकास्टिंग भी होती है। और क्या किया जाता है ब्रॉडकास्टिंग में? दूरस्थ शिक्षा, यानी कि आपको क्या बोलते हैं, टेली एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जाता है एफएम और इन सब ब्रॉडकास्टिंग के माध्यम से। जो डीडी चैनल्स, उन पे भी कुछ एजुकेशन चैनल्स हैं। तो इस तरीके से डीडी नेशंस पे, दूरदर्शन है, दूरदर्शन हो गया आपका। तो ये प्रसारण संबंधित जो भी अवसंरचना है उनका विस्तार करने के लिए, उनका कंटेंट इम्प्रूव करने के लिए, और वो आधुनिक तरह के इक्विपमेंट यूज़ करें, उनको तकनीकी सहायता देने के लिए, उनको बेसिकली अपग्रेड करने के लिए एक योजना आई है, जिस योजना का नाम है बाइंड योजना, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट योजना। प्रसारण मंत्रालय ने लेके आए हैं योजना। और क्या करेंगे इसमें, ये सब कुछ लिखा हुआ है। 2023 में ही आ गई थी योजना, अभी नहीं आई है। अभी तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसके तहत उज्जैन में नया आकाशवाणी केंद्र बना है, पहला आकाशवाणी केंद्र उज्जैन में। एक पहला नहीं लिखा है यहाँ पे, उज्जैन में एक नया आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया है। बेसिकली इंपॉर्टेंट लग भी नहीं रही है क्योंकि उज्जैन में आकाशवाणी केंद्र है। अपने राजस्थान के एग्जाम में मुझे नहीं लगता ये पूछेंगे सवाल आपसे, ठीक बात। और इसमें क्या था बताने लायक? कम से कम सेटअप बॉक्स जो होते हैं ना आपके, STB लिख रही हूँ इसको, सेटअप बॉक्स, वो 8 लाख सेटअप बॉक्स फ्री में वितरित किए जाएंगे कुछ इलाकों में जहाँ पे सेटअप बॉक्स नहीं है, प्रसारण की कमी है वहाँ पे, ताकि प्रसारण को बढ़ावा दिया जा सके। थोड़ा सा फोकस्ड है, एक तो रिमोट लोकेशन, ट्राइबल वाला एरिया जो ट्राइबल डोमिनेंस रखता है वहाँ पे, और वो एरिया जो अफेक्टेड है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, रिमोट लोकेशन और ट्राइबल वाली जो लोकेशन है जहाँ पे जनजातियाँ रहती है, वहाँ पे प्रसारण को बढ़ावा दिया जाएगा। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट वाले अफेक्टेड एरिया, मतलब कि क्या होता है, ये विचारधारा जो अभी जो वर्तमान में सरकार चल रही है उससे सहमत नहीं होती और उनको चाहिए बड़े से बदलाव, कि सरकार जो है वो सही नहीं है, कुछ सही काम नहीं कर रही है और हमें ये पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो सही नहीं लगता, इसमें बदलाव होने चाहिए। तो ये लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी से अफेक्टेड जो भी एरिया है वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया है, ठीक बात है। लगभग 8 लाख सेटअप बॉक्स इसमें वितरित किए जाएंगे। ऑल इंडिया रेडियो जो है, ऑल इंडिया रेडियो, यहाँ पे कोशिश की जाएगी कि 66% जो जोग्राफिकल एरिया है उस तक रीच बढ़ाई जाए, उसके ट्रांसमिशन कवरेज जो है वो 66% एरिया को
भारत के 66% एरिया को कवर करे, लगभग 80% जो पॉपुलेशन है उसको कवर करे, पॉपुलेशन को कवर करे, जनसंख्या को कवर करे। ठीक बात, इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, फिर भी जानकारी के लिए देख लेते हैं। अगली योजना चलते हैं, सिटी एक्सेलरेटेड प्रोग्राम। सिटी एक्सेलरेटेड कार्यक्रम क्या होगा? इसमें शहरों को अपग्रेड किया जाएगा, शहरों का विकास किया जाएगा। इस लिहाज से उन शहरों में रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। रीन्यूएबल एनर्जी जैसे विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, लेकिन इस योजना में सोलर एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि ये जो एक योजना आई थी बड़ी सी, पीएम प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त घर योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक पहल है ये। तो इसमें सोलर एनर्जी को ही बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पे शहरों में प्रॉपरली और थोड़ा सा फास्ट ये वाली योजना इम्प्लीमेंट हो सके। इस योजना में क्या कर रहे हैं, बेसिकली अपन रूफ टॉप यहाँ पे सोलर पैनल को इंस्टॉल कर रहे हैं। रूफ टॉप सोलर पैनल इंस्टॉल किए जा रहे हैं, घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। तो ये जल्दी इसका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन हो, वहाँ पे शहरी स्तरीय नीति बने, नियामक ढांचा जो है वो सशक्त हो, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, क्षमता का निर्माण, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं और डिस्कॉम हैं उनको तकनीकी सहायता दी जाएगी। ठीक बात, कितने शहरों को चयन किया गया है? 2 चरणों में है। पहले चरण में 100 राज्यों में 30 शहर और उसके बाद 100 शहरों तक इसको विस्तारित किया जाएगा। 100 राज्य बोले क्या, 10 राज्यों में 30 शहर और आगे जाके सेकंड फेज में 100 शहरों तक इसको विस्तारित किया जाएगा। तो बेसिकली नवीकरणीय ऊर्जा, उसमें भी सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये योजना लाई गई है। तो कौन सा मंत्रालय लेके आया होगा? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। किसके साथ सहयोग से शुरू किया गया है? शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन। शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ मिलकर नवीकरणीय मंत्रालय ने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। 20 जून से ये नई दिल्ली से प्रारंभ कर दी गई है। ठीक है, बस इतना याद रखना, नाम से थोड़ा आइडिया रखना। यही पूछ लेंगे किससे रिलेटेड है, तो सोलर पैनल, रूफटॉप सोलर पैनल इंस्टॉल करना है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का एक घटक के रूप में इसको लॉन्च किया गया है, सिटी एक्सेलरेटेड प्रोग्राम। आगे चलते हैं अगली योजना पे। अगली योजना नहीं है यहाँ पे, तो कुछ और स्टार्ट हो गया, देख लो, इसको देख लेते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट्स, आरबीआई और बैंकिंग से रिलेटेड शायद ये वैलिड। 1 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में एक चीज़ लागू होने वाली है पेमेंट से रिलेटेड, वैलिड। क्या है? जैसे इसको ऐसे समझो, शेयर मार्केट से रिलेटेड सेबी ने इसको लॉन्च किया है। सेबी जो कि जो शेयर मार्केट्स जो है उसको, उसके नियम, रूल्स, रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करने के, उसकी रेगुलेटरी बॉडी है बेसिकली। ठीक है, सेबी एक योजना लेके आई है, योजना नहीं, एक टूल लेके आई है, वैलिड। एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा पेमेंट किया जाता है या फिर मनी ट्रांसफ़र की जाती है। यूपीआई पे आधारित ये टूल है, वैलिड। क्या होता है, जब हम जैसे निवेशक हैं जिनको निवेश करने का ज़्यादा आइडिया नहीं है, पहली बार अपन शेयर मार्केट में उतर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अपने पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट करें, तो बहुत सारे निवेशक जो होते हैं, अपन इतना रिस्क नहीं ले सकते। जिसके पास जानकारी, अपन उसके पास जाते हैं। मतलब कि एक पर्सन है जिसको कह दिया यहाँ पे मिडिल मैन, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, आप हैं, मैं हूँ, ऐसे करके हैं, हमारे पास है बहुत सारा पैसा, लेकिन हमें नहीं पता कि शेयर मार्केट में इसको कैसे इन्वेस्ट करना है। तो अपन सब जाएंगे मिडिल मैन के पास कि लो भैया जी, हम पैसा दे रहे हैं आपको, आप हमारा निवेश करो, इंस्टॉल करो। ठीक बात, ये जो मिडिल मैन है बीच में कुछ ना कुछ धोखाधड़ी कर देते हैं। इनकी जो आइडेंटिटी है, उनको जैसे बहुत से लोग आ जाते हैं कि मेरे को तो बहुत एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने का, और मुझे दे दो पैसे, मैं आपके पैसे वैसे लगा दूंगा। होता क्या है, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, अपनी नकली आईडी बना के रखते हैं, नकली पहचान बना के रखते हैं, पैसे वैसे लेके या तो भाग जाते हैं या डुबो देते हैं, आपको नुकसान में चला देते हैं। और भी बहुत सारे फ्रॉड, जैसे आपसे पेमेंट लेते हैं निवेशकों से, तो उसको कहीं और राउट कर देते हैं, कहीं और आपका वो पेमेंट चला जाता है, मनी से रिलेटेड फ्रॉड हो जाता है आपके साथ। और जो इनका प्लेटफॉर्म है वो भी थोड़ा नकली वकली बना के रखते हैं। तो इस तरीके की धोखाधड़ी नहीं हो निवेशकों के साथ, इसके लिए सेबी लेके आए हैं वैलिड करके यूपीआई आधारित पेमेंट सिस्टम।
इसमें क्या होगा, एक ये जो मिडिल मैन है, मध्यस्थ जो है, उनको यूपीआई आईडी असाइन की जाएगी। यूपीआई आईडी एक असाइन की जाएगी जो हर मिडिल मैन की, हर मध्यस्थ की अपनी एक यूनिक आईडी होगी। इससे क्या होगा, क्योंकि ये आईडी सेबी असाइन करेगा, तो जो भी इन्वेस्टर्स मिडिल मैन के पास जाएंगे उनको ये प्रमाणिक रहेगा, वो थोड़ा सा उनका विश्वास बढ़ेगा कि हाँ सेबी ने इसको ये आईडी दी है, मतलब कि ये एक्सपीरियंस पर्सन है, एक्सपीरियंस बंदा है, अपने पैसे वैसे नहीं अटकाएगा। तो आप जो निवेशक हैं वो उसको पैसे असाइन करेंगे और धोखाधड़ी के जो केसेस हैं वो थोड़े कम होंगे। इन्वेस्टर्स की यानी निवेशकों की विश्वास बहाली, यहाँ पे विश्वास को बढ़ावा दिया जाएगा। तो इसलिए ये योजना लेके आए ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। एक यूनिक आईडी प्रोवाइड की जाएगी मध्यस्थों को, निवेशकों को भी एक आईडी प्रोवाइड की जाएगी कि आपकी आईडी है, आप इस आईडी से निवेश कर सकते हैं, पेमेंट वगैरह ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अनिवार्य कर दिया गया है मध्यस्थ के लिए, निवेशकों को अपनी आईडी का यूज़ करके निवेश करना ये अनिवार्य अभी नहीं किया गया है, अभी सिर्फ अनिवार्य है मध्यस्थ के लिए। कब से लागू होगी ये? 1 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगी। बैंक का नाम इसमें जुड़ा रहेगा। इस तरह की योजना है। धोखाधड़ी कम करना, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग से रिलेटेड। एक बात एक और लेके आए थे @वैली के साथ साथ सेबी चेक भी लेके आई थी। सेबी चेक करके एक लेके आए थे, इसी से जुड़ा हुआ है ये टूल। इसमें क्या होगा कि सेबी जो है ना, इन मिडिलमैन को एक QR कोड प्रोवाइड करेगी। QR कोड इनका अपन स्कैन करेंगे तो इनकी बैंक से रिलेटेड डिटेल या इनकी जो भी पास एक्सपीरियंस या जो भी डिटेल है इनकी बैंक अकाउंट, ये सब कुछ वो स्कैन करते ही वो आपके सामने आ जाएगा। इससे भी इनकी प्रामाणिकता और अच्छे से सिद्ध हो जाएगी। तो ये सेबी चेक करके चेक करने के लिए इनकी वैलिडिटी जो है उसको @वैलिड और सेबी चेक। अगली उस पे चलते हैं, ई कुबेर 16 जुलाई से लागू हो रहा है। ये है RBI का एक प्लेटफॉर्म, ये भी प्लेटफॉर्म है ट्रांजैक्शन करने के लिए। ई कुबेर पहले जो जैसे क्या होता है, गवर्नमेंट जो भी ट्रांजैक्शन करती है, गवर्नमेंट को ट्रांजैक्शन करने होते हैं, गवर्नमेंट जो है अपनी वो बहुत सारी क्या बोलते हैं उसको, T-बिल्स जारी करती है, अपनी जो प्रतिभूति होती है, सिक्योरिटीज होती है वो, और बॉन्ड जारी करती है और इन्वेस्टर उन बॉन्ड को खरीदते हैं, T-बिल को खरीदते हैं और सरकार उनको पैसे देती है। नहीं, वो जो इन्वेस्टर है वो उनको पैसे देते हैं, सरकार उनको बॉन्ड देती है। फिर बाद में जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो सरकार उनको मनी वापस करती है। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं और गवर्नमेंट बहुत सारे लेन देन करती है। निविदा से रिलेटेड लेन देन हो गया, और पेमेंट करनी है कर्मचारियों को, पेंशन देनी है कर्मचारियों को, सब्सिडीज देनी है, तो पेमेंट होते हैं, बड़े लेवल पे होते हैं गवर्नमेंट के पेमेंट्स। तो अभी क्या हुआ है, 16 जुलाई से ये अनिवार्य कर दिया है RBI ने कि सरकार जी, जो गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट के जो बैंक है, वो जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो ई कुबेर से करेंगे। कौन से ट्रांजैक्शन? यदि वो सरकार के वो ट्रांजैक्शन जो 75 करोड़ से ज़्यादा के हैं, 75 करोड़ की लिमिट को एक्सीड कर रहे हैं, तो ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसे इतने पैसों का लेन देन आप ई कुबेर प्लेटफॉर्म से करेंगे। ई कुबेर प्लेटफॉर्म RBI का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इससे पहले तो क्या सरकार लेन देन करती थी, तो किसका यूज़ करती थी? नेफ्ट, और कुछ पारंपरिक यही है, नेफ्ट का ही यूज़ करेगी और RTGS इनका ही यूज़ करती थी। तो अभी बोला गया है कि भाई जो भी आपको ट्रांजैक्शन करने, अगर 75 करोड़ से ज़्यादा के हैं तो आप ई कुबेर से करिए। ई कुबेर 2012 में ही लॉन्च कर दिया था RBI ने, तब से है। थोड़ा सा आसानी हो जाएगी ई कुबेर के लिए। जैसे दूसरे पारंपरिक ट्रेडिशनल मेथड से आप पेमेंट करते हैं तो रिकॉन्सिलिएशन यानी कि मिलान करने में थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ा लेट सेटलमेंट होता है, उसका महीना भर लग जाता है, और इससे रियल टाइम में आपका मिलान पूरा हो सकेगा, ऑडिट जो भी करना है तो रियल टाइम ट्रांजैक्शन सेटलमेंट हो जाता है। इसके लिए कहा गया है कि ये ई कुबेर का आप यूज़ करो। केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार है ये, इसमें नहीं लिखा है, केंद्र सरकार को ये अनिवार्य कर दिया है। ठीक बात है, आगे चलते हैं। और क्या है इसमें? एक योजना ये रह गई है, यहाँ से तो अपन ने शुरुआत की। उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों के उपयोग में सहायता। अदिति बोल सकते हैं क्या इसको? आदिताई, ठीक है, यही बोलते हैं। उद्योगों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग में सहायता। क्या हुआ है, बेसिकली विद्युत मंत्रालय एक योजना लेके आया है MSMEs के लिए। MSME कौन? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। अगर MSME जो कि बहुत ज़्यादा ऊर्जा की खपत करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जा एक्सपेंड करते हैं,
एक्सपैंड करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊर्जा का यूज़ करते हैं, वो अपनी ऊर्जा खपत में थोड़ी कमी करें और हमें ये दिखाएं कि हमने बचत कर ली है, हम एनर्जी इफ़िशिएंट हो गए हैं। तो उनको सरकार इस योजना के तहत कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन देगी, यानी कि ब्याज अनुदान देगी। ब्याज अनुदान मतलब अगर एमएसएमई वो ये दिखाते हैं सरकार को, देखो देखो हमने पिछले साल के कंपैरिजन में 10% ऊर्जा की बचत की है, तो सरकार उनको ब्याज अनुदान देगी। कौन से एमएसएमईज को? जो एमएसएमई जिनके पास उद्यम आईडी है। उद्यम आईडी, ये उद्यम आईडी कहाँ से आएगी? उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल है एक, उस पर एमएसएमईज को रजिस्ट्रेशन करना होता है। जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनके पास उद्यम आईडी आ जाती है। तो जिनके पास उद्यम आईडी है वो एमएसएमई अगर कुछ ऐसी प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं जिनसे उनकी ऊर्जा में बचत होती है, एनर्जी इफिशियंसी आती है 10% की, यहाँ पे मापदंड तय है, पैरामीटर्स फिक्स हैं, 10% की अगर बचत करते हैं तो उनको ये दिया जाएगा। ऐसे एमएसएमई जो 14 ऊर्जा गहन क्षेत्रों को लक्षित किया गया है इसमें, मतलब कि जिनमें ज़्यादा ऊर्जा का ज़्यादा खपत होती है। ऐसे कौन से? जैसे टेक्सटाइल वाला है, और पेपर बनाने हैं, केमिकल्स बनाने हैं, गुड्स एंड इंजीनियरिंग ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो इसमें ज़्यादा आपको ऊर्जा की खपत लगती है। तो ऐसे एमएसएमईज को इसमें लक्षित किया गया है ताकि अपनी ऊर्जा की बचत हो सके। कुछ ऐसी नई तकनीकों का भी यूज़ करें, क्योंकि बहुत सारे एमएसएमईज होते हैं पैसे बचाने के लिए पुराने इक्विपमेंट्स का यूज़ करते रहते हैं। पुराने इक्विपमेंट्स जो होते हैं, मशीन हो गया, बॉयलर हो गया, कहीं पे यूज़ कर रहे हैं आप, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं आपके प्लांट में, जो मशीन लगी है पुरानी है अगर कोई मशीन, तो वो ऊर्जा खपत ज़्यादा करती है ऑब्वियसली। तो उनको रिप्लेस करें, ये एमएसएमई जो है वो नए इक्विपमेंट्स लेके आए, एनर्जी इफिशिएंट लेके आए, ताकि अपना कार्बन रिडक्शन भी कम हो और ऊर्जा जो है एनर्जी सिक्योरिटी अपनी बनी रहे। इसके लिए ये योजना लेके आए थे। क्या हुआ? 2 चरणों में ये लागू होगी। पहले चरण में तो 60 औद्योगिक क्लस्टर, दूसरे चरणों में 100 और औद्योगिक क्लस्टर्स को इसमें जोड़ा जाएगा। क्लस्टर्स क्या होते हैं? मतलब कि एक जगह पे अगर एक ही तरीके की काम करने वाली जो कंपनियां हैं वो अगर एक ही स्थान पे है ना, बहुत सारी है एक तरह का या फिर अलग अलग तरह की, लेकिन एक ही स्थान पे है, एक क्लस्टर के रूप में है, तो क्लस्टर हो गया, औद्योगिक क्लस्टर हो गए। तो पहले चरण में तो 60 और दूसरे चरण में 100 अतिरिक्त क्लस्टर इसमें कवर किए जाएंगे और ब्याज अनुदान दिया जाएगा। उसकी भी अलग अलग यहाँ पे है, एक को तो 5% दिया जाएगा, एक को 3% दिया जाएगा। देख लो इधर माइक्रो और स्मॉल, सूक्ष्म और लघु लिखा है, मतलब माइक्रो और लघु यानी कि स्मॉल है तो उनको 5% का यहाँ पे ब्याज अनुदान दिया जाएगा, और जो मीडियम है यानी कि मध्यम है उसको यहाँ पे 3% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। स्मॉल, माइक्रो एंड स्मॉल यानी कि सूक्ष्म और लघु 5%, मध्यम यानी कि मीडियम उसको 3% का ब्याज अनुदान दिया जाएगा। यहाँ पे प्रथम चरण में 60 और दूसरे चरण में 100 क्लस्टर्स को यहाँ पे कवर किया जाएगा। जो 14 ऊर्जा गहन वाले क्षेत्र वाले जो एमएसएमई है उन पे यहाँ पे ध्यान केंद्रित किया गया है। उद्यम आईडी जिनके पास है वो एमएसएमईज को इसमें पात्र यानी कि बेनिफिशियरी होगा। 1000 करोड़ रुपए का व्यय है। कब से कब तक इसकी अवधि है? 3 वर्ष की अवधि है। 2025-26 अभी चल रहा है, 27-28 तक इसको चलाया जाएगा। 2025-26 से 27-28, ठीक बात। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इसका कार्यान्वयन करेगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, और विद्युत मंत्रालय ये योजना लेके आया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं अगली योजना पे। ये हो गए, ये तो हो गया, ये भी हो गया। ये कुछ इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें और बची है, इसको देख लेते हैं। सूचकांक है, आरबीआई जारी करता है सूचकांक यानी कि इंडेक्स जारी करता है। इंडेक्स का नाम है वित्तीय समावेशन सूचकांक, फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी इंडेक्स, ठीक बात। इसमें क्या होता होगा? सूचकांक में क्या होता है? रैंकिंग ही होती है, मापन ही किया जाता है किसी चीज़ का। तो इस सूचकांक में मापन किया जाता है कि देश में कितनी फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी है, कौन से क्षेत्र है जहाँ फाइनेंशियली इंक्लूसिव है, कौन से क्षेत्र है जहाँ इंक्लूजन होना बाकी है, ताकि वो मापन कर सके, मॉनिटर कर सके उस चीज़ को, और वो एरिया स्पेसिफिक जो है योजनाएं आगे लेके आ सके। इसके लिए ये जारी किया गया है। काम की बात जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, 2024 में 64.2 इसका स्कोर था, और 2025 में जो भी रिलीज हुआ है 67 स्कोर इसका रहा है। तो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। 2025 में स्कोर 67, 2024 में जो है वो है 64.2। तो इसमें बढ़ोतरी हुई है, यानी कि हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी बढ़ी है, वित्तीय समावेशन बढ़ा है, ठीक बात। और
जुलाई माह में ये जारी होता है। 2021 में पहली बार जारी हुआ था। इसकी रैंकिंग जो है वो स्केल जो है, स्केल पे होता है 0 से लेके 100 तक। 0 है अगर, तो आप यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी नहीं है, वित्तीय समावेशन नहीं है, लोग वंचित है वित्तीय समावेशन से। 100 है तो वित्तीय समावेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। ठीक बात। इसका कोई आधार वर्ष नहीं है। आधार वर्ष यानी कि कोई बेस ईयर नहीं है। बेस ईयर क्या होता है? जिस ईयर से आप अभी जो इंडेक्स निकला है उसकी वैल्यू कंपेयर करते हैं, उसको बेस ईयर कहते हैं। इसका कोई बेस ईयर नहीं है, मतलब कि ये कंपैरिजन तो होता है लेकिन वो पिछले साल के उससे कंपैरिजन होता जाता है। जैसे 2024 में आया था, 2025 में अभी आया तो 2024 की वैल्यू से कंपेयर करें, 2026 आएगा तो 2025 की वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो इसका कोई बेस ईयर नहीं है, पुराने ईयर से ही इसको क्या बोलते हैं, कंपेयर किया जाता है। आरबीआई ये लेके आया था। अभी पैरामीटर्स पूछे जा सकते हैं आपसे, पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। 3 पैरामीटर्स पे ये इंडेक्स निकाला जाता है। पहला पहुंच, दूसरा उपयोग और तीसरा गुणवत्ता। यानी कि अच्छा, पहले तो इंक्लूसिविटी क्या होती है वो समझाती हूँ आपको, तभी तो ये पैरामीटर्स आपको समझ आएंगे। वित्तीय समावेशन क्या होता है? जैसे कोई भी वित्तीय सेवाएं हैं, फाइनेंशियल सर्विस है। एक तो हैंडराइटिंग कभी सुधर ही नहीं रही, इतने दिन हो गए। वित्तीय सेवाएं जो है उनकी पहुंच लोगों तक कितनी है, उसको कहते हैं अपन फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी। वित्तीय सेवाएं क्या हो सकती है? जैसे लोगों उस क्षेत्र में कोई बैंक है या नहीं है, बैंक की ब्रांचेस कितनी है कि नहीं है, उसमें बहुत दूर तो नहीं जाना पड़ता उसको। वो बैंक अकाउंट लोगों के खुले हैं या नहीं है, लोग वंचित तो नहीं है, किसी के पास बैंक अकाउंट ही नहीं होते। प्रधानमंत्री जन धन योजना चलाई गई थी और बैंक अकाउंट खुलवाए गए थे। वो इसीलिए खुलवाए गए थे ताकि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके, लोग औपचारिक जो है औपचारिक वित्तीय सेवाओं से जुड़ सके। ठीक बात। और एटीएम कार्ड, ये भी वित्तीय सेवाओं में आता है। क्रेडिट कार्ड हो गया, वित्तीय सेवाओं में आता है। नेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे आप, बीमा इंश्योरेंस यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो ये सब सेवाएं जो है फाइनेंस से रिलेटेड, यानी कि वित्तीय से रिलेटेड जो भी सेवाएं हैं, उनकी लोगों तक कितनी पहुंच है, कितने लोग उन सर्विसेज को अवेल करते हैं, कितने लोग उनसे जुड़े हुए रजिस्ट्रेशन है, उनको अपन कहते हैं वित्तीय समावेशन। तो वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए ये इंडेक्स लाया गया है, उसका मापन किया जाता है। 3 पैरामीटर्स पे अपन देख रहे थे, मापन किया जाता है। पहला तो पहुंच, दूसरा उपयोग और तीसरा गुणवत्ता। पहुंच यानी कि एक्सेस है या नहीं है, उसको 35% का वेटेज दिया गया है। उपयोग यानी कि उसका यूजेस क्या है आपके लिए, कोई अनुपयोगी तो नहीं है, मतलब कि जैसे आप बीमा का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और आपके लिए वो कितना यूज़फुल है। कोई गरीब सा इंसान है, कोई किसी की मिस्त्री की दुकान है, मान लो साइकिल वाइकल ठीक करता है, उसको किसी बैंक ने जो है वो क्रेडिट कार्ड बना के दे दिया। अब क्रेडिट कार्ड या शॉपिंग कार्ड बना के दे दिया, उसका क्या यूज़ है? उसका तो उसके लिए कोई यूज़ नहीं है। तो इसमें उस फाइनेंशियल सर्विस का क्या यूज़ है ये भी देखा जाता है। उसको 45% का वेटेज दिया गया है। और गुणवत्ता एक और पैरामीटर है, यानी कि क्वालिटी। क्वालिटी एक पैरामीटर है, उसको 20% का वेटेज दिया गया है। क्वालिटी बोले तो कि आप कितना, जैसे बैंक सर्विस आप यूज़ करते हैं, जैसे कोई नेट बैंकिंग यूज़ कर रहा है तो आईडी पासवर्ड की ज़रूरत होती है उसमें। तो आईडी पासवर्ड आपकी कोई हैक तो नहीं कर ले रहा है, कोई आपकी ढंग की वेबसाइट है, वेबसाइट सिक्योर है, वहाँ पे ऑथेंटिकेशन, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये सब कुछ काम करते हैं। कोई साइबर अटैक आसानी से तो नहीं हो जाता, और आपके यूज़र्स जो हैं, जो आपके ग्राहक है, उनका डेटा चोरी हो जाता है। ये कितनी अच्छी क्वालिटी आप देते हैं। तो ये सब कुछ सर्विसेज की क्वालिटी कैसी है वो सब कुछ इसमें देखा गया है। पहुँच को 35%, उपयोग को, यूजर्स को 45%, क्वालिटी यानी गुणवत्ता को 20% का वेटेज दिया गया है। इन 3 पैरामीटर्स पे ये इंडेक्स जारी होता है। ठीक बात समझ में आ गई होगी, याद हो गया होगा। आगे चलते हैं अगली योजना पे। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, एसडीजी इंडेक्स जारी होता है इंडिया के लिए, रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए जारी होता है। उसमें नॉर्थ ईस्ट इंडिया को नहीं लिया जाता। ठीक बात, क्योंकि वहाँ पे जोग्राफिकल लोकेशन वहाँ की अलग है, बहुत सारे कुछ रीज़न है। वहाँ पे प्रशासनिक जो पूरा स्ट्रक्चर है, एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर, वो थोड़ा अलग है। ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वहाँ पे काम करती है, आपको पता है। कानून वानून थोड़े से अलग है वहाँ के। जैसे सेंट्रल कोई कानून बनाती है तो पूरे सीधे तौर पे अपने यहाँ तो लागू हो जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पे थोड़ा सा कस्टमरी लॉज लागू होता है, उसको कस्टमाइज़ किया जाता है उनकी परिस्थितियों के अनुसार, फिर वो जाके अप्रूवल मिलता है और फिर वो लागू होते हैं। थोड़े से लॉज भी अलग है वहाँ पे, पुलिस वुलिस का थोड़ा फंक्शन भी थोड़ा अलग है।
मोस्टली अफसपा लगा रहता है, इंस्टेबिलिटी रहती है, बाढ़ बाढ़ आना, और टोपोग्राफी जो है, लैंडफॉर्म है वहाँ की थोड़ी डिफ़िकल्ट है। तो सब कुछ चीज़ें अलग हो गई, इसलिए उनका STG इंडेक्स जो है वो भी अलग ही निकाला जाता है, क्योंकि उसमें पैरामीटर्स जो लिए जाते हैं वो थोड़े अलग लिए जाते हैं रेस्ट ऑफ इंडिया के अलावा। तो इसका ये जारी हुआ है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। कौन जारी करता है? अपना नीति आयोग। तो इसका भी जो है वो नीति आयोग जारी करती है। संस्करण जो है वो दूसरा संस्करण है। नीति आयोग और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से इसको विकसित किया गया है, लेकिन जारी तो नीति आयोग द्वारा ही किया गया है। 131 जिले हैं, पूरे 8 राज्य हैं पूर्वोत्तर में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, इन सबको मिलाकर नागालैंड, 121 जिलों को का ये इंडेक्स निकाला गया है। ठीक बात। कौन आया प्रथम पे? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जिसका रहा है वो हंथियाल, मिजोरम, हंथियाल जिला मिजोरम का। ठीक है, 81 का स्कोर है। सबसे कम इसका स्कोर है वो है लोंगडिंग, अरुणाचल प्रदेश। जो 3 राज्य हैं, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उनके सारे के सारे जिले फ्रंट रनर श्रेणी में आए हैं। 4 श्रेणियां हैं। श्रेणियां तो वही सब कुछ है, पैरामीटर्स बस अलग हो गए थे इसकी, इसलिए अलग जारी किया गया है। कैटेगरीज तो वही हैं। सबसे ऊपर अचीवर जिसका 100 पॉइंट है, 100 स्कोर किया है। उसके नीचे आते हैं फ्रंट रनर जिन्होंने 65 से लेके 99 तक का स्कोर किया है। ठीक बात। फिर उसके नीचे आते हैं परफॉर्मर जिन्होंने 50 से लेके 64 तक का स्कोर किया है। फिर सबसे नीचे आते हैं एस्पायरेंट, उनका 0 से लेके, मतलब 0 कैसे हो सकता है किसी का स्कोर, 1 से लेके और 49, यानी कि 50 से कम, 1 से लेकर 49 भी आप लिख सकते हो। ये 4 कैटेगरीज हैं। हंथियाल मिजोरम का वो प्रथम सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश का लीस्ट स्कोर किया है। यही पूछा जा सकता है और तो कुछ नहीं पूछा जाएगा, जारी नीति आयोग करता है। ठीक बात। तो ये योजनाएं हो गई। एक बार रिवाइज कर ले इनको थोड़ा थोड़ा ताकि आपको याद हो जाए। वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी हुआ, देख लेते हैं। 64.2 था 2024 में, 2025 में 67 उसका स्कोर हो गया। 2021 में पहली बार जारी हुआ था। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जिला आधारित SDG इंडेक्स जारी हुआ है, नीति आयोग जारी करता है। हंथियाल मिजोरम सर्वश्रेष्ठ, लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश लीस्ट डेवलप्ड, लीस्ट स्कोर करके बैठा है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना बजट 2025-26 में अनाउंस की गई थी। 24,000 करोड़ रुपए इसका बजट है, 6 वर्ष के लिए लाई गई थी। 3 लेयर्स में इसका क्रियान्वयन होगा। हर जिले में जिला समिति, जिला स्तरीय जिला धन धान्य समिति विकसित की जाएगी। एक बात शायद बताना भूल गए, इसकी की अध्यक्षता जो है वो जिला कलेक्टर करेगा या फिर ग्राम पंचायत करेगी। जिला कलेक्टर मोस्टली जगह पे लिखा हुआ है, जिला कलेक्टर इसकी अध्यक्षता करेगा। इस समिति के 11 विभागीय मंत्रालयों की 36 योजनाओं को इसमें इंटीग्रेट किया गया है। 6 वर्ष के लिए चलाई गई है। 3 पैरामीटर्स है, उत्पादकता कम, फसल सघनता ज्यादा और कम ऋण वितरण। ठीक बात। उसके बाद उद्योगों और प्रतिष्ठानों जो है उनमें ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग में सहायता के लिए एक योजना लेके आए थे। उद्यम ID रखने वाले MSME जो हैं, जो ज़्यादा ऊर्जा खपत करते हैं, वो अपनी ऊर्जा खपत में कमी करें और दिखाएं कि यहाँ पे ऊर्जा की बचत की है 10% की, तो उनको माइक्रो और स्मॉल को तो 5% का ब्याज अनुदान और मीडियम को 3% का ब्याज अनुदान। ब्याज अनुदान क्या होता है कि आपने कहीं से लोन लिया तो आपको कुछ ना कुछ ब्याज चुकाना पड़ेगा। लेट सपोज 10% ब्याज चुकाना पड़ रहा है तो सरकार उसमें से 5% ब्याज चुका देगी, तो ये होता है ब्याज अनुदान। ठीक है। 1,000 करोड़ का इसका व्यय है। विद्युत मंत्रालय की योजना है। 3 वर्ष की इसकी अवधि है, 2025-26 से 27-28। ठीक बात। फेज़ 1 में 60 और फेज़ 2 में 100 क्लस्टर को इसमें कवर किया जाएगा। रोजगार से संबंधित प्रोत्साहन एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना 2024-25 के बजट में अनाउंस की गई थी। रोजगार मंत्रालय की है, 2 वर्ष के लिए चलाई गई, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए 4 वर्ष के लिए ये फ़ायदा देगी उसको। 99,446 करोड़ रुपए इसका बजट है। जो कर्मचारी हैं पहली बार जिनको रोजगार मिला है उनको उनकी आय के बराबर का यहाँ पे इंसेंटिव यानी वित्तीय सहायता दी जाएगी, लेकिन मैक्सिमम 15,000 रुपये ही दिए जाएंगे और 2 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे। 6 महीने पूरे कर लेंगे तब, 12 महीने और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा कर लेंगे तब ये दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो कंपनी है नियोक्ता है उनको भी यहाँ पे सहायता दी जाएगी। 3 स्लॉट है, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये यहाँ पे दिए जाएंगे कंपनी को। लक्ष्य है 3.5 करोड़ रुपए रोजगार का सृजन और 1.92 करोड़ लोगों को
जो पहली बार रोजगार में लगे हैं उनको रोजगार से जोड़ना इसका लक्ष्य है। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन पीएम विकास योजना केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय इसको लेके आया है। अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित जो विद्यार्थी हैं, जो महिलाएं हैं, उनमें कौशल को प्रशिक्षण देना और उनमें नेतृत्व का विकास करना, उद्यमिता का विकास करना इसका लक्ष्य है। पहले से अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा जो योजनाएं चलाई गई थी, नई मंजिल और उस्ताद, धरोहर, कमाओ और सीखो, इस तरह की जो योजनाएं हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है। नई रोशनी स्किल इंडिया मिशन के साथ इंटीग्रेट किया गया है। स्किल इंडिया पोर्टल जो है उसको उसके साथ इसको यहाँ पे क्रियान्वयन किया जाएगा उस पोर्टल के द्वारा। आदि कर्मयोगी बीटा कार्यक्रम जो जनजाति मंत्रालय लेके आया है, जनजाति समुदाय से जो संबंध रखते हैं उनको यहाँ पे आत्मविश्वास, लाइफ स्किल्स और नहीं, ये वो वाली, ये दूसरी है। इसमें हाँ, इसमें भी वही किया जाएगा। जो जनजाति, जो ट्राइबल डोमिनेंस एरिया है उसमें विकास करना, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, उसमें उनको योजनाओं से जोड़ना, वहाँ के लोगों को सशक्त करना। लक्ष्य है 1 लाख जनजातीय बस्तियों तक या गाँव तक पहुँच करना। अधिकारियों का एक कैडर बनाया जाएगा और ग्रुप बनाया जाएगा और उनको प्रेरित किया जाएगा कि आप इस क्षेत्र में काम करें। तलाश पहल, ये है वो योजना जिसमें एकलव्य आवासीय विद्यालय में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनको यहाँ पे लाइफ स्किल सिखाई जाएगी, उनकी करियर काउंसलिंग की जाएगी, वहाँ पे जो टीचर पढ़ाते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक बात। यूनिसेफ के सहयोग से ये चलाई जा रही है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ये चला रहा है। तलाश की फुल फॉर्म है ट्राइबल एप्टीट्यूड, लाइफ स्किल एंड सेल्फ एस्टीम हब। प्रसारण, अवसंरचना और नेटवर्क विकास यानी कि बाइंड ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेवलपमेंट की योजना लेके आए हैं, जो कि अपने प्रसारण से संबंधित यानी ब्रॉडकास्टिंग से संबंधित जो भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको अपग्रेड करना, उनको एनहांस करना, उनकी कवरेज बढ़ाना, ताकि जो अफेक्टेड एरिया है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से जो अफेक्टेड एरिया है, रिमोट लोकेशन पे जो है और ट्राइबल एरिया में इनकी प्रसारण को बढ़ावा दिया जाएगा। एक बात, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा योजना लाई गई है। 2023 में योजना लाई गई थी। उज्जैन में इसके तहत एक आकाशवाणी केंद्र विकसित हो चुका है। सिटी एक्सेलरेटेड प्रोग्राम में क्या हुआ है, 20 जून से नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अर्बन लोकल बॉडी को सशक्त किया जाएगा ताकि वो पीएम घर मुफ्त योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जो है, इतना लंबा नाम है, याद नहीं होता है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसको प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करें। रूफटॉप सोलर प्लांट जल्दी फास्ट तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए शहरों में। प्रथम चरण में 10 राज्य चुने गए, उसमें 30 शहर और दूसरे आगे 100 शहरों को इसको विस्तारित किया जाएगा। ठीक बात। वैलिड सेबी का एक टूल है जो मिडिल मैन है, मध्यस्थ और जो निवेशक हैं शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनको एक यूपीआई आईडी असाइन की जाएगी यूनिक, उसमें इनका सारा डेटा रहेगा ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। 1 अक्टूबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ई कुबेर आरबीआई का प्लेटफॉर्म है ट्रांजैक्शन करने का, मनी को इधर उधर भेजने का। सरकार और सरकार के जो बैंक है वो इसका यूज़ करेंगे अगर उनका जो पेमेंट है वो 75 करोड़ से ज़्यादा का है। तो कब से लागू हो गया, 16 जुलाई 2025 से ये लागू हो गया। अब छोटी छोटी 3-4 योजना नहीं, न्यूज़ बच रही है, वो देख लेते हैं। छोटी मोटी सी न्यूज़ है, ये तो आप खुद भी देख सकते हैं, लेकिन अब देख लेते हैं कितने घंटे की, कितना लंबी क्लास हुई, एक बार देख लेते हैं। 57। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने शिलोंग से सिलचर तक 166 किलोमीटर हाई स्पीड, शिलोंग मेघालय और सिलचर असम, आपके शिलोंग से सिलचर तक एक एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर जिसको कह रहे हैं अपन। 166 किलोमीटर उसकी लंबाई होगी। उस योजना को मंजूरी दे दी गई है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, वैसे तो हाई स्पीड ग्रीनफील्ड कॉरिडोर क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा स्पीड में जो है वहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, अच्छी लेवल की, अच्छे ग्रेड की वहाँ पे सड़कें बनाई जाती है। नॉर्मली जो हाईवे होते हैं जिनके एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट, तो कहीं से भी आप उतर जाते हो, चढ़ जाते हो उन हाईवेज़ पे। ये हाईवे से कैसे अलग है, इन एक्सप्रेसवे, इन कॉरिडोर्स में जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो सिलेक्टेड पॉइंट्स पे होंगे। आप हर कहीं से कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, कहीं से भी एग्जिट नहीं कर सकते आप, इसलिए यहाँ पे तेज स्पीड में गाड़ियाँ चलती है। और शहर से थोड़ा सा दूर होंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाके से, इसलिए भी इसकी स्पीड, इसमें जो स्पीड है वो आप तेज स्पीड से जा सकते हो यहाँ पे। तो इस तरह के कुछ कॉरिडोर है। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे पहले से कोई हाईवे नहीं था और वहाँ पे जो है नई मतलब ज़मीन, उस ज़मीन पे नया हाईवे का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, तो उसको ग्रीनफील्ड कहते हैं। क्या हो गया है, फिनटेक कंपनी स्लाइस करके एक फिनटेक कंपनी है, स्लाइस नाम की एक कंपनी है जिसने बेंगलोर के कोरामंगला में एक बैंक की ब्रांच खोली है। मतलब ये बैंकिंग से रिलेटेड ही कंपनी है, उसने अपनी ब्रांच खोली है कोलकाता के बेंगलोर के कोरामंगला में।
तो बैंक की ब्रांच तो नॉर्मली खुलती रहती है। ये बैंक की ब्रांच पहली ऐसी ब्रांच है जो यूपीआई पावर्ड है, यूपीआई संचालित है, तो इसलिए इसको कह रहे हैं भारत की पहली यूपीआई संचालित बैंक शाखा। क्वेश्चन आएगा कहाँ शुरुआत की गई है? बैंगलोर के कोरामंगला में। किसने शुरुआत की है? वो कौन सी फिनटेक कंपनी है? स्लाइस नाम की एक कंपनी है, ठीक है। यूपीआई पावर्ड बैंक क्या होता है? मतलब नॉर्मली जो बैंक होते हैं अपने, उसमें तो आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको पैसे वैसे निकलाने होते हैं, जमा कराने होते हैं, तो आपको वहाँ पे वो स्लिप वगैरह लगी होती है, पर्ची वर्ची आप भरते हैं, वो पूरा काम करते हैं। विंडोज़ होती हैं अलग अलग, वहाँ पे लोग थोड़े से खड़ूस से बैठे होते हैं, वो नोट वोट गिन रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं। 10 बार उनको बोलो तो वो कुछ सुनते हैं, नहीं सुनते। तो इस तरीके से वहाँ पे पेपर वर्क होता रहता है और कैश हैंडलिंग बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, नोट वोट वो लोग गिनते रहते हैं। यूपीआई पावर्ड जो ब्रांच है उसमें क्या होगा, यहाँ पे कैश हैंडलिंग कम होगी, कैशलेस सारे काम होंगे। और जैसे आप वो बैंकों में जाते हैं और पर्ची वर्ची भरते हैं, वो थोड़ा सा कम काम होगा। यहाँ पे कुछ लिंक होंगे, कुछ क्यूआर कोड चिपके होंगे वहाँ बैंक पे दीवारों पे, तो या फिर वो काउंटर्स पे, तो क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे, आपको जो क्यूआर कोड दिए जाएंगे, उन क्यूआर कोड को स्कैन करके ही वहाँ पे आपके काम हो जाएंगे। जैसे डेबिट करना है, पैसे निकलाने हैं, तो आपको पेपर वर्क वहाँ पे कम करना पड़ेगा। और मनी ट्रांसफ़र करना है तो यूपीआई प्लेटफॉर्म से आप वहाँ पे मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरीके से ये बैंक संचालित होंगे। मैंने भी जाके देखा नहीं किस तरीके से ये काम करते हैं, बाकी बेसिक नॉलेज तो यही है कि यूपीआई जो संचालित बैंक होते हैं उनमें पेपर वर्क कम होगा और यूपीआई प्लेटफॉर्म से ही वहाँ पे पैसों का लेन देन होगा, कैश हैंडलिंग कम होगी। ठीक बात। केंद्र सरकार 3 नए रणनीतिक तेल भंडार स्थापित करेगी उड़ीसा में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्वर्स क्या होते हैं, जहाँ पे तेल के भंडार अंडरग्राउंड बहुत सारे तेल वहाँ पे भंडारण रख सकते हैं हम इमरजेंसी में यूज़ करने के लिए, ताकि कोई इमरजेंसी आ जाए तो एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे, बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़े महंगे दामों में, या फिर सप्लाई अगर रुक जाती है तो। 3 पहले से ही थे, कर्नाटक में था, पादुर में और मंगलुरु में था, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में था। अभी 3 और बना रहे हैं हम, राजस्थान में, उड़ीसा में और मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर में, मध्य प्रदेश के बीना में और उड़ीसा के चांदीखोल नाम के डिस्ट्रिक्ट में। ठीक बात। एसबीआई जो अपना बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक व्यापार वित्तीय केंद्र खोल लिए हैं कोलकाता में और हैदराबाद में। वैश्विक व्यापार वित्तीय केंद्र क्या होते हैं? ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर्स, ये खोल लिए गए हैं। बेसिकली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो लोग करते हैं उनको ये सुविधाएं दी जाएगी। इंपोर्टर एक्सपोर्टर जो होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, जैसे उनको कस्टम क्लियरेंस चाहिए होता है, उनको फॉरेक्स बैंक सेलिंग करना होता है, इस तरह के कुछ काम है। और कुछ वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, लेटर ऑफ क्रेडिट उनको चाहिए होता है। तो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन या जो भी फॉर्मेलिटीज़ उनको करनी होती है, वो सब यहाँ पे एक ही कार्यालय में वो सारी सुविधाएं दी जाए, इसलिए ये खोला गया एसबीआई ने कोलकाता और हैदराबाद में। ठीक बात। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है अपनी, उसने दुबई में अपना एक पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय खोल लिया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, जिसका हेडक्वार्टर, ये तो इंडिया की रजिस्टर्ड अपनी ही कंपनी है, पीएसयू है अपना, गवर्नमेंट पीएसयू। इसने दुबई में जाके अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोल लिया है। मतलब कि कार्यालय सेल का जो फेस ऑफिस की तरह काम करे, उसके फेस की तरह वो दूसरे देशों में काम करे। जैसे वहाँ पे क्या डिमांड है स्टील से रिलेटेड, किस प्रोडक्ट की डिमांड है, तो वो सारा चेक करना, उसका वहाँ के मार्केट की स्टडी करना, वहाँ की क्या आवश्यकताएं हैं, वहाँ के इन्वेस्टर से कनेक्ट करना, वहाँ के मैन्युफैक्चरर से कनेक्ट करना, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट की डिमांड वहाँ उसमें कहाँ पे दुबई में जनरेट हो सके, इस तरह की कुछ कोशिश करना। वहाँ पे ट्रेड फेयर्स लगाना, वहाँ पे ऑर्गेनाइज करना, कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह जो भी है, तो प्रदर्शनी जो भी है, तो इसलिए ये खोल दिया है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दुबई में। मशरेक करके एक बैंक है, यूएई का बैंक है, वो एक पहला ऐसा बैंक बन गया है जिसने गिफ्ट सिटी में अपना कार्यालय खोल लिया है, GIFT। गिफ्ट सिटी गांधीनगर में बनी थी। ये इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए एक जगह पे सारी जो कंपनी है फाइनेंस से रिलेटेड, उन्होंने अपने एक जगह पे ऑफिस खोल रखे हैं गिफ्ट सिटी में, गांधीनगर में। तो यहाँ पे मशरेक नाम का एक बैंक है, यूएई का बैंक है, वो ऐसा पहला बैंक बन गया है। नहीं, मशरेक ने अपना यूएई का वो एक पहला बैंक है जिसने गिफ्ट सिटी में आके अपना कार्यालय खोल लिया है। तो ये एक न्यूज़ है। निविदिया, क्या प्रोनाउंस करेंगे आप इसको? निविदिया 4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है। निविदिया, NVIDIA।
यूएसए की एक कंपनी है, अमेरिका की, कैलिफोर्निया बेस्ड है। वैसे तो 1993 में ये बन गई थी। क्या काम करती है? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जीपीयू, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट बनाना, एआई सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना और कुछ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग सॉल्यूशन या इक्विपमेंट्स ये बनाती है। इस तरह की कुछ काम करती है। यूए की, कैलिफोर्निया में है। $4 ट्रिलियन तक इसकी मार्केट वैल्यू पहुंच चुकी है। इस दुनिया की पहली ये कंपनी बन चुकी है। $4 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू क्या होती है? उस कंपनी की वैल्यू क्या है, यानी कि उसकी कीमत क्या है। वो कैसे निकालते हैं अपन? मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं? मार्केट वैल्यू यानी कि शेयर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर उस कंपनी के कितने हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइस से। एक शेयर का मूल्य कितना है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो टोटल उसके शेयर्स जो हैं कंपनी के उससे, तो उससे जो वैल्यू निकल के आ रही है उसको मार्केट वैल्यू कहते हैं। और ऐसी $4 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली ये पहली कंपनी बन गई है निप इंडिया। यूएसए की कंपनी है, कैलिफोर्निया आधारित कंपनी है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापी संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के कहाँ पे? तवांग में जियोथर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। अपने यहाँ पे और भी पावर प्लांट्स हैं, पूगा अवेली में है पावर प्लांट्स, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से बना है। स्वदेशी, पूर्णतः स्वदेशी, पूरा इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड ऐसा पहला जियोथर्मल पावर प्लांट है जो अरुणाचल प्रदेश के तवांग में बनने जा रहा है। इसलिए न्यूज़ में है और पूछा जा सकता है इसकी क्षमता कितनी, कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा? 50 किलोवाट की। ठीक बात। गुजरात जो है वो क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया है। क्रूज भारत मिशन लेके आई थी सरकार क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। क्रूज क्या होते हैं? बड़े बड़े से जैसे जहाज होते हैं, उसमें आप ट्रेवल करते हैं, हॉलीडेज अपने वहाँ उन जहाज़ों पे बिताते हैं, वहीं पे फन एक्टिविटी होती है। होटल जैसा ही होता है पूरा, आपको होटल में स्टे करना नहीं होता, आपको जहाँ भी डेस्टिनेशन पे जाना है वहाँ पे लेके जाता है, लेकिन बहुत धीरे धीरे वो चलता है। एंजॉय करते हुए हॉलीडे अपने स्पेंड करते हुए उस जहाज में जाते हैं। तो ऐसा एक मिशन लेके आई थी भारत सरकार, उसमें शामिल होने वाला गुजरात जो है वो पहला राज्य बन गया है। कुछ इस तरह के कुछ क्रूज होते हैं जैसे ये दिख रहे हैं आपको, बड़े बड़े से शिप्स, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और इस तरह का वो हॉलीडे अपना स्पेंड करते हैं यहाँ पे। गुजरात ऐसा पहला राज्य बन गया है क्रूज मिशन में शामिल होने वाला। आई होप मैं आपको समझा पाई, याद करवा पाई। जुलाई मंथ का इकोनॉमी वाला सेक्शन जो है वो अपना कंप्लीट होता है। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।